मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में विज्ञान के महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्नों के विषय में चर्चा की जाएगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। तो इसमें पूछा जा रहा है कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक एसआई पद्धति में जूल होता है और एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। फिर बात करते हैं बल का। एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है और एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। और अर्ग कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और जो डाइन है ये बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है और 1 न्यूटन बराबर में 10⁵ डाइन होता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए, यहाँ पे बात कर लेते हैं कार्य किसे कहा जाता है। तो कार्य का यदि आपसे कोई परिभाषा पूछा जाता है तो बताइएगा, किसी वस्तु पर खिंचाव या दबाव का जब कोई बल लगाया जाता है तो उसमें बल की दिशा में जो विस्थापन उत्पन्न हो जाता है, इसको ही कार्य कहा जाता है। और ये जो कार्य का फार्मूला होता है W बराबर में एफ कास थीटा होता है। और यहाँ पे जो थीटा होता है ये बल तथा विस्थापन के बीच का कोण होता है। अब बात करते हैं कब कार्य मैक्सिमम होगा, कब कार्य मिनिमम होगा और कब कार्य का मान आपका 0 हो जाएगा। तो अब देखिए, थीटा का मान यदि 0 डिग्री होता है तो कास 0 का मान 1 होता है, तब कार्य मैक्सिमम हो जाएगा। W बराबर में एफ। थीटा का मान यदि 180 डिग्री होता है तो कास 180 का मान -1 होता है, तब W मिनिमम बराबर में -WFS। और थीटा का मान यदि 90 डिग्री हो जाता है तो कार्य का मान 0 हो जाता है, क्योंकि कास 90 का मान 0 होता है। जैसे कूली प्लेटफार्म पर जो अपने सिर पर बोझ लेकर ढोता है तो उस समय बल तथा विस्थापन के बीच का जो कोण होता है 90 डिग्री बनता है। इसलिए कहा जाता है कि कूली के द्वारा किया गया कार्य 0 होता है, लेकिन वास्तव में कूली तो कार्य करता है। और यदि आपसे कोई पूछता है बल क्या होता है, तो बल बराबर में द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को ही बल कहा जाता है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए, बात करते हैं यहाँ पे शक्ति का मात्रक। तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति का मतलब होता है कार्य करने की जो दर होती है उसे शक्ति कहा जाता है, लेकिन कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा द्रव्य ना होकर शक्ति का एक रूप होती है और ऊर्जा को मापा नहीं जा सकता है, लेकिन ऊर्जा का अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ 5 होती हैं, नाक होता है, कान होता है, जीभ होता है, त्वचा होता है और आँख होता है। फिर देखिए, बात करते हैं यहाँ पे पास्कल की। तो पास्कल दाब का मात्रक होता है। पास्कल दाब बराबर में होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहा जाता है। और इसका दूसरा भी मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी हो जाता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं वोल्ट की। तो विभवांतर का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है। विभवांतर का मतलब होता है विद्युत परिपथ में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। या लिख लीजिएगा, एकांक धनावेश को किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है। विभवांतर का जो फार्मूला होता है V बराबर में W/Q होता है और इसका जो मात्रक होता है वाट होता है, या नहीं तो इसका मात्रक लिख लीजिएगा जूल प्रति में कूलाम भी होता है आपका विभवांतर का मात्रक। विभवांतर को वोल्ट मीटर या आप कह लीजिए विभवमापी के द्वारा मापा जाता है। विभवमापी को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। देखिए, जो समांतर क्रम होता है, जब ढेर सारे प्रतिरोधों का मतलब होता है किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह खुद में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, इसको ही वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम को इस तरीके से दिखाते हैं और ओम का नियम भी होता है। ओम के नियम के अंतर्गत V प्रोपोर्शनल I होता है, अर्थात V बराबर में IR या V/IR भी कहा जाता है। अब देखिए, जब ढेर सारे प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर होता है तो इसको कहा जाता है समांतर क्रम कहा जाता है। समांतर क्रम में विभवांतर जो होता है सभी प्रतिरोधों में समान होता है, लेकिन धारा सभी प्रतिरोधों में अलग अलग बहती है। घर का जो सर्किट होता है, जो परिपथ होता है घर का, वो समांतर क्रम में होता है। और इसके बाद में दूसरा एक श्रेणी क्रम होता है। श्रेणी क्रम में ढेर सारे प्रतिरोध होते हैं,
इनमें एक प्रतिरोध का एक सिरा आपका चालक तार के एक सिरे से होता है और इसके बाद में जो पहला वाला प्रतिरोध होता है इसका दूसरा सिरा दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। और श्रेणी क्रम में विभवांतर सभी प्रतिरोधों में अलग अलग होता है, लेकिन धारा का मान आपका समान होता है। जो बल्ब की लड़ियाँ होती हैं ये श्रेणी क्रम में होती हैं, जिसमें यदि कोई भी एक बल्ब या आपका फ्यूज हो जाता है तो नेक्स्ट वाले बल्ब में आपका यदि तार में गड़बड़ी हो गया है तो लाइट नहीं जाएगा। फ्यूज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि तार गड़बड़ हो जाता है, तार में कुछ खराबी हो जाती है तो आगे आपका विद्युत धारा नहीं जाएगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में सभी जो प्रतिरोध रहते हैं सब में समान रूप से धारा प्रवाहित होती है। फिर देखिए यहाँ पे बात करते हैं हर्ट्ज। आवृत्ति का जो मात्रक होता है उसको हर्ट्ज कहा जाता है। हर्ट्ज को n से दिखाते हैं, n बराबर में 1/t, t का मतलब होता है आवर्त काल होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं एक्सरे के खोजकर्ता। तो डब्ल्यू के राटजन को एक्सरे का खोजकर्ता कहा जाता है और एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेनिसिलिन का खोजकर्ता कहा जाता है। ज़्यादातर रेलवों की परीक्षाओं में और भी एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछा जाता है पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है, तो अलेक्जेंडर को पेनिसिलिन का खोजकर्ता कहा जाता है। ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं जो विभिन्न काम में उपयोग की जाती हैं। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी और रेडियो जो धर्मिता होता है इसका जो मात्रक होता है क्यूरी होता है। और फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, तो किसी भी पदार्थ का उच्च तापमान पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। वायुदाब बैरोमीटर के द्वारा वायुदाब मापा जाता है। वायुदाब के खोजकर्ता ईट और शैली। एक वायुमंडलीय दाब में होता है 1.01325 × 10⁵ बार होता है, या कहीं कहीं पे दिया होता है एक वायुमंडलीय दाब में 10⁵ बार होता है, या नहीं तो एक जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एटीएम बराबर में 10⁻³ मीटर वाटर का जो स्तंभ होता है उसके बराबर होता है, या 760 mmHg पारे के स्तंभ के बराबर भी एक वायुमंडलीय दाब होता है। फिर देखिए यहाँ पे है आर्द्रता। तो वायुमंडलीय आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। और भूकंप का जो स्केल होता है मापने का प्रमुख स्केल रिक्टर स्केल, राशि फैरल भी स्केल होता है। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप में सबसे जो खतरनाक या विनाशकारी तरंग जो सबसे धीरे चलती है और सबसे लास्ट में पृथ्वी के धरातल पर आती है उसको यल वेव कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। फिर देखिए यहाँ पे बात करते हैं प्रश्न 5 में। एक पिकोमीटर बराबर होता है, तो एक पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होता है। और एक माइक्रोन या एक माइक्रोमीटर में 10⁻6 मीटर होता है। एक नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होता है। और एक फर्मी में 10⁻15 मीटर होता है। और देखिए लिख लीजिएगा, एक मेगामीटर यदि पूछा जाता है तो एक मेगामीटर में 10⁻+6 मीटर होता है। और एक गीगामीटर में 10⁻+9 मीटर होता है। और एक टेरामीटर में 10⁻+12 मीटर होता है। और एक किलोमीटर में 10⁻+3 मीटर होता है। और एक जो मिलीमीटर होता है उसमें 10⁻−3 मीटर होता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। तो हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। और विभवांतर का मापन विभवमापी के द्वारा किया जाता है। विभवमापी को ही वोल्ट मीटर भी कहा जाता है, जिसको समांतर क्रम में विद्युत परिपथ में लगाया जाता है। फिर बात करते हैं टेलीफोन का आविष्कारक। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को टेलीफोन का आविष्कारक कहा जाता है। सीवी रमन चंद्रशेखर वेंकट रमन को रमन प्रभाव के कारण नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और इन्हें भारत रत्न और लेनिन पुरस्कार भी मिल चुका है। और इसके बाद में बात करते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ब्लैक होल कृष्ण बीवर के जनक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को कहा जाता है। और एक जो चंद्रशेखर सीमा होती है इसके बराबर में 14.95 करोड़, या कहीं कहीं पे 14.96 भी होता है, तो 14.95 करोड़ किलोमीटर बराबर में आपका एक चंद्रशेखर सीमा होता है, जो सूर्य से लेकर पृथ्वी की औसत दूरी होती है। माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर और जनरेटर की खोज की थी। इतना आप लोग लिख लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं कौन सदिश राशि है। तो यहाँ पे बल जो सदिश राशि है। फिर देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा सदिश राशि। सदिश राशि का मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटीज।
ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का रिक्वायरमेंट होता है, आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहा जाता है। और जो अदिश राशि होता है जिसको स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, तो ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की तो आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अदिश राशि कहा जाता है। सदिश राशि के अंतर्गत आपका आ जाता है बल आ जाता है, और इसके बाद में वेग आता है, त्वरण आता है, त्वरण के बाद में विस्थापन लिख लीजिएगा, और संवेग इत्यादि ये सभी सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। और अदिश राशि के अंतर्गत आपका दूरी आ जाता है, चाल आ जाता है, कार्य आ जाता है, और जो ऊर्जा होता है, तापमान होता है, समय होता है, ये सभी अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। और विद्युत धारा भी अदिश राशि के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे कौन सदिश राशि है, तो बल आपका सदिश राशि हो जाएगा। तापमान का मात्रक केल्विन होता है, और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। किसी भी प्रकार की ऊर्जा या कार्य, इन सब का मात्रक जूल होता है। और इनकी जो बीमा होती है ये ml²T⁻² होती है। कभी कभी परीक्षाओं में बीमा भी पूछा जाता है। और इसके बाद में विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। देखिए इसको एम्पियर कहा जाता है, लेकिन यहीं पे यदि यहाँ पे लिख दिया जाएगा ए, ऊपर इसके डॉट लगा दिया जाएगा, इसको एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। और जो बल की बीमा होती है, बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, इसका जो बीमा होता है ml/T⁻² होता है। फिर देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है 9, इसमें पूछा जा रहा है एंगस्ट्रॉम मापता है। एंगस्ट्रॉम मापता है, तो एंगस्ट्रॉम के द्वारा तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर में होता है 10⁻10 मीटर होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा एक एंगस्ट्रॉम बराबर में 10⁻10 मीटर हो जाएगा। और इसके बाद में आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। और ज्योति तीव्रता को कैंडला के द्वारा मापा जाता है, जिसको CD से नोट किया जाता है। और ज्योति फ्लक्स को ल्यूमेन, ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक होता है आपका ल्यूमेन होता है। तो इतना आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। देखिए नोट करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। यदि आप पढ़ रहे हैं कहीं से तो उसको नोट करते रहिए, क्योंकि जैसे ही आप पढ़ के खत्म करेंगे तो आपके पास नोट किया हुआ वही बचेगा, और जो आपको पुराना याद वही बचेगा। नई चीज़ें कुछ समय तक याद रहेंगी, भूल जाएंगी, लेकिन आपका जो नोट्स रहेगा वो बाद में भी आप उसको देखेंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए बात करते हैं किस्कोग्राफ के आविष्कारक हैं, तो इस ऑप्शन में नहीं लिखा गया है। तो किस्कोग्राफ के आविष्कारक जगदीश चंद्र बसु को कहा जाता है, किस्कोग्राफ का आविष्कारक कहा जाता है। किस्कोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा पेड़ों की वृद्धि को मापा जाता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं रामानुजम। रामानुजम भारत के महान गणितज्ञ थे। सतीश धवन ने आर्यभट्ट और रोहिणी का सफल परीक्षण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इसके बाद में जो आर्यभट्ट है वो भारत का प्रथम उपग्रह है, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट है। और आर्यभट्ट ने ही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की परिकल्पना को दिया था। और इसके बाद में जो सतीश धवन है, इनके नाम से ही SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर SHAR मतलब श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। यहीं से इसरो की सभी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है। और देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा इसरो, जो इसरो है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की जाती है। इसके संस्थापक रहते हैं विक्रम साराभाई। सतीश धवन भी इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। 1972 से 1984 तक 12 साल तक सतीश धवन जी इसरो के चेयरमैन रहे थे। और के सिवान इस समय वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं। और डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ये DRDO के इस समय चेयरमैन हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसरो के विषय में और बात कर लेते हैं। इसरो का मतलब होता है इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो मुख्यालय है ये बेंगलुरु में है, बेंगलोर कर्नाटका में है। और इसके बाद में इसकी जो स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को की गई थी। विक्रम साराभाई को भारत में परमाणु विभाग का, भारत में अंतरिक्ष विभाग का जनक कहा जाता है विक्रम साराभाई को। और परमाणु विभाग का जनक कहा जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए बात करते हैं और भी जो देश होते हैं, जैसे रूस का रोसकॉसमॉस ये रूस का स्पेस एजेंसी है। और CNSA का मतलब होता है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन।
ये आपका चाइना का है स्पेस एजेंसी। और इसके बाद में नासा ये आपका अमेरिका का यूएसए का स्पेस एजेंसी है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके बाद में आईएसए का मतलब होता है इजराइल स्पेस एजेंसी, ये आपका इजराइल का स्पेस एजेंसी है, तो इसको भी लिख लीजिएगा। रॉसकॉसमॉस रूस का है, सीएनएसए चीन का है, नासा अमेरिका का है। फिर देखिए यहाँ पे बात करते हैं डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 1958 में की जाती है। इस समय वर्तमान में डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। और जो डीआरडीओ है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत के इस समय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी हैं। और इसके बाद में ये जो डीआरडीओ है इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में अवस्थित है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। अब देखिए इसमें ही आपका इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, इन्होंने की थी। और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत ही इन्होंने भारत के लिए 5 मिसाइल बनाई थी पटना नाम से। पटना का मतलब होता है आपका पा से हो जाएगा पृथ्वी, आ से अग्नि हो जाएगा, त्रिशूल हो जाएगा, नाग हो जाएगा और आपका आकाश हो जाएगा। इस समय पृथ्वी की 5 मिसाइलें हो गई। पृथ्वी मिसाइल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए टेसी थॉमस को भारत की मिसाइल वूमैन कहा जाता है। यदि आपसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पूछा जाएगा तो एपीजे अब्दुल कलाम, और मिसाइल वूमैन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस जी को कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और देखिए जो नाग होता है, नाग को टैंक रोधी मिसाइल भी कहा जाता है। ये एंटी गाइडेड मिसाइल और भारत की एकमात्र सुपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर पड़ा है ब्रह्मोस मिसाइल। ये सुपरसोनिक मिसाइल है। ये हवा की गति से भी 1.5 गुना से अधिक गुना तीव्र से गति करती है। तो इस तरीके से आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो अच्छी बात है, बेल आइकन को दबा लें और अपने दोस्त से भी कहें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो